नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव इसमें समसामयिक घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और ज्योग्राफी की मेरे ख्याल से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक, ये हमारी 5वीं क्लास है और हम इसमें एसएससी के जो जीडी के हिसाब से प्रैक्टिस बैच ये स्टार्ट किए हुए हैं और हम वही लगा रहे हैं। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पिछले साल में आए हुए हैं और जो कुछ बनने की संभावनाएँ हैं, प्रश्नों के साथ हम उनका विश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विषय है वो ज्योग्राफी ही है और हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्रश्न हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र किसके पास है? भारत के पास है। क्षेत्रफल के मामले में रूस भले ही टॉप नंबर पर हो, दुनिया का सबसे बड़ा देश भले ही रूस हो क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन सच बात यह है, इसे रशिया बोलते हैं इंग्लिश में, सच बात यह है कि कृषि वाला क्षेत्र नहीं है। कृषि वाला क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जहां कृषि की जा सकती हो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा देश कनाडा है। ठीक, और भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। लेकिन कृषि क्षेत्र के मामले में भारत फर्स्ट पर आता है। हाँ, फिर भारत के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है चीन। चीन आता है कृषि क्षेत्र के मामले में, यानी जो एरेबल लैंड हो, जो जोती जा सके। ठीक है, हाँ, आगे देखें। अगला सवाल कौन सा है? स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया है, स्लैश एंड बर्न करके बताया था। तो इसमें कहीं स्लैश एंड बर्न हो तो ऑप्शन डी वाला है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न। तो आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। और हमने यही बताया था कि जो पूर्वोत्तर भारत में ऐसे झूम कृषि कहते हैं। झूम का हमने वो दारू वाला गाना ही बताया था। ठीक है, अब कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा निकाले जा सकते हैं? तो ड्रिलिंग के द्वारा निकाले जा सकते हैं। आराम से ड्रिल करो, है ना, ड्रिल करो। ड्रिल माने खुदाई करना, पाइप डालो, आराम से निकल जाएगा बस। बाकी जो क्वेरिंग है, तो ये क्वेरिंग जो की जाती है, क्वेरिंग से बालू, मिट्टी, कोयला ये निकाला जाता है क्वेरिंग से। ठीक है, विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, इससे कोयला निकाला जाता है। ये दोनों कोयले की हैं। सॉफ्ट माइनिंग, इस सॉफ्ट माइनिंग के जरिए इससे भी तेल निकाला जाता है। तो पूछा गया है यहाँ पर किसके बारे में? नजदीकी खनिज। ठीक है, तो खनिज है तो ड्रिलिंग करके भी निकाल सकते हैं। निकाल तो किसी से भी सकते हैं भाई इसमें से। तो नजदीकी फिर क्वेरिंग कर लेते हैं, उत्खनन। थोड़ा सा गड्ढा खोदो, निकाल लो, तो फिर आंसर इसका क्वेरिंग होगा। ठीक है, आराम से सिंपल खुदाई करो और आराम से आपके खनिज निकल आएंगे। खनिज तेल होता तो फिर हम ड्रिलिंग कर लेते। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होने की संभावना है? भारत में। दूसरे नंबर पर कहाँ होगा? चीन में। तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश होगा? फिर चीन होगा। बाकी ऐसे बहुत आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के बारे में या तो अलग से PDF आपको दे दी जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ हम बात करते हैं अलग से सभी के, कपास के हुए, टिन के हुए, सोने के हुए, इन सब बातों पर अलग से आंकड़े रहेंगे। ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं और 2020 तक का है तो 2022 तक का यह सवाल होना चाहिए था। ठीक है, ये सवाल तो हमारे लिए मतलब भी नहीं है। ड्रिजिल क्या है? कौन सा चला गया? अच्छा, ऐसे घने काले बादल जो मेघ हैं वो सिंपली वर्षा स्तरीय मेघ कहलाते हैं, है ना, वर्षा स्तरीय मेघ हैं। ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? ड्रिजिल उदाहरण है। ड्रिजिल नाम सुना कभी इसका? नहीं। कभी आपने ब्लिजर्ड का नाम सुना है? ब्लिजर्ड, ये भी नाम नहीं सुना होगा, है ना, BLIZZARD, ब्लिजर्ड। ये वास्तव में ठंडे तूफान होते हैं जो निस्तारण है, वाष्पीकरण है, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। निस्तारण का मतलब कोई चीज़ फेंक देना, वाष्पीकरण मतलब कोई चीज़ उड़ा देना, वाष्पीकरण, अवक्षेपण मतलब आपने अगर 12th क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ी हो तो केमिकल रिएक्शंस के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो कुछ बच जाता है, जैसे आपने कभी सफ़ेदी की है घरों में, चूने की पुताई की होगी, तो आप क्या देखते हैं? घोल लेते हैं, घोलने के बाद फिर जम जाता है। तो जिस तरीके से जमता है वो अवक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन बचा हुआ है वास्तव में वो कौन है? वो कंडेंसेशन है। ये कंडेंसेशन यानी संघनन है। संघनन से ही होता है। जो ड्रिजल होती हैं वो होता क्या है? जो बर्फ़ की जो छोटी छोटी
बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हों और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों की बारिश होने लगे, उसे बोलते हैं ड्रिजिल। हाँ, संघनन की वजह से होता है। और बाकी देखें जो हम लोगों ने क्या बताया, ब्लिजर्ड। ये ब्लिजर्ड क्या है, ये एक तरीके से वर्षा का तूफान ही है, बस इसमें बर्फ़ आता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश है, ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है यूएसए और कनाडा। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है यूएसए और कनाडा, तो ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ जो ठंडी गर्म पवनें हैं, अब ड्रिजल से ध्यान आ रहा है तो और बता ही देते हैं, ध्यान होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे आपने चिनूक का नाम सुना होगा। चिनूक, चिनूक का नाम सुना, क्या है, क्या है, कहाँ बहती है? चिनूक रॉकी पर्वत जो उत्तर अमेरिका का है, चिनूक एक गर्म पवन है। चिनूक क्या करती है कि जो रॉकी पर्वत के सहारे जो बर्फ़ जम जाती है, क्योंकि गर्म पवन है, प्रशांत महासागर से ऐसे आती है, रॉकी पर्वत ऐसे है मान लीजिए, और ऐसे आती है प्रशांत महासागर से, तो रॉकी पर्वत के जब पूर्वी ढालों पर उतरती है, यानी चढ़ के फिर उतरती है, जब उतरती है तो ये गर्म हो जाती है। और चिनूक एक गर्म पवन है, यहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती है रॉकी पर्वत पर, उस बर्फ़ को पिघला देती है, इसीलिए चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं, बर्फ़ खाने वाली हिमबच्छी, स्नो ईटर, इसे हिमबच्छी बोलते हैं। और ये चलती है रॉकी पर्वत, ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर, यानी जो ईस्टर्न ढाल हैं, पूर्वी ढाल, वहाँ पर चलती है ये। एक ऐसी ही यूरोप में एक पवन है जिसका नाम है, चिनूक जैसी ही गर्म है, जिसका नाम है फोन। फोन, PHON, ठीक है, फोन। कभी कभी इसमें स्पेलिंग में ई भी जोड़ देते हैं, तो आप देख लीजिएगा, जो फ़ोन है, ठीक है। कभी कभी सिंपल फ़ोन रहता है, कभी कभी फ़ोन रहता है। एक स्पेलिंग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, तो सिंपल फ़ोन दिख रहा है ना, एक ऐसे भी लिखते हैं, PHOHNE, फ़ोन, ऐसे भी लिखते हैं, तो हिंदी में तो फ़ोन ही कहेंगे उसे। ये जो फ़ोन है, ये यूरोप के आल्प्स पर्वत पर चलती है, आल्प्स। और ये आल्प्स पर्वत है यूरोप का, इस आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसी के आल्प्स पर्वत पर भी ऐसी फ़ोन पवन चलती है, और ये फ़ोन भी गर्म पवन है, और ये ऐसी बर्फ़ पिघला देती है, तो हरे भरे घास के मैदान पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देखा। आगे देखें, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप 5 महासागर, 4 महासागर जान लें। पहला महासागर सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक ओशियन, आंध्र महासागर। नंबर 3 पर है इंडियन ओशियन, और नंबर 4 पर है आर्कटिक ओशियन, ध्यान दें, नंबर 4 पर है आर्कटिक ओशियन, और नंबर 5 पर है अंटार्कटिक ओशियन। इसका अंटार्कटिक ओशियन चलता भी तो नहीं है, बाकी टीचर कैसे पढ़ा देते हैं, ऐसे ही देखो, अटलांटिक, वो बड़ा बोर्ड सही था, है ना। हाँ, ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये आर्कटिक ओशियन, ये अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिका नाम से एक महाद्वीप भी है, और अंटार्कटिका नाम से एक महासागर भी है, ओशियन भी है। कभी कभी इस अंटार्कटिक ओशियन को हम लोग सदर्न ओशियन बोलते हैं, सदर्न, दक्षिणी महासागर। तो बाई चांस यदि आपसे पूछ ले कि किस एक महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है, तो इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर, क्योंकि ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में ही है ये, इसीलिए इसे अंटार्कटिक महासागर को हम लोग दक्षिणी महासागर बोलते हैं। अब सबसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आप इसमें लगा लीजिए जो भी निकल रहा हो, कौन सा है, डी है, ठीक है, आर्कटिक है। ओके, एक बात और जान लेते हैं, एक बात और सुने, जो प्रशांत महासागर है, इसकी जो सबसे गहरी खाई है वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, या फिर इसे चैलेंजर गर्त कहते हैं। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त, और इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर है। चैलेंजर गर्त,
और इसकी गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक, अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है, ध्यान दें, अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो है प्यूरिटो रिको। प्यूरिटो रिको, है प्यूरिटो रिको। ठीक, और इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो है सुंडा ट्रेंच। सुंडा कहो या जावा कहो, दोनों नाम एक ही खाई के हैं। सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच, मतलब खाई लिख लेना इनके पीछे, गर्त या खाई कुछ भी लिख लेना, जावा। ठीक है, इंडियन ओशन में एक गर्त का और नाम लिख लीजिए, पहले यही लिख लें, सबसे गहरा तो फिर इसी का है। तो इन तीन का नाम याद रखें, उसके बाद आप कुछ सवाल कर पाएंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जलडमरू मध्य स्थित है? एक दिन ऐसा करते हैं कि हम लोग मैप लगवा लेते हैं विश्व के, कल की क्लास में मैप लगवा लेते हैं, ठीक है, और 8-10 क्वेश्चन ले लेंगे उस पर बेस, और बाकी आपको महासागर जो जल संधियाँ हैं और जो देश हैं, देशों की राजधानियाँ हैं, थोड़े थोड़े कम से कम बता देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप मैप से आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो टॉरस जल संधि है, टॉरस जल संधि वास्तव में प्रशांत महासागर में है, और जो टॉरस जल संधि है ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी देशों के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया व पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का नाम सुना है? हाँ, तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है, हाँ, पापुआ न्यू गिनी इन दो देशों के बीच में है, प्रशांत महासागर में है। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, पूर्वी में नहीं, पश्चिमी में है। ठीक, आगे देखें। अगला सवाल है कि महासागर का उत्तरी हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? अब यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, यहाँ तक, ये मानते हैं कि यहाँ तक ज़मीन है, ठीक है, ये लैंड है, लैंड हो गई। ठीक, फिर इसके ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो कुछ ज़्यादा ही पानी भर जाएगा कोई नहीं, भर लेते हैं इसे। देखो, जहाँ नहीं भी टच कर रहे हैं वहाँ भी इसमें कलर आ रहा है। ये मान लेते हैं कि पानी है या वाटर है, यानी जल है। ठीक, ये महासागर वाला हिस्सा है, ये महाद्वीप वाला हिस्सा है, ये महाद्वीप वाला हिस्सा है और ये महासागर वाला हिस्सा है। बताओ, ये महासागर वाला हिस्सा है। महाद्वीपों का वो हिस्सा जो जल में डूबा हुआ है, मान लेते हैं ये है इतना लैंड, अब ठीक है, और ये है इतने पे पानी, इतने पे ये पानी। ठीक है, महाद्वीप का वो हिस्सा, शुरू से ये ताक नहीं है एक्चुअल में, इसे तट होना चाहिए, तट यही होगा। देखो, सबसे पहले होता है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न माने डूबा हुआ, मग्न तट। फिर होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है। फिर होता है अगाध सागरीय मैदान, यानी बिल्कुल डीप सी प्लेन, अगाध सागरीय यानी सागर में भी मैदान है, ये बात अलग है, पानी भरा हुआ है। मैदान का मतलब होता है समतल, तो समतल तो सागर में भी है, महासागर में भी है मैदान। और उसके बाद आती है फिर खाई या गर्त, ठीक। तो हम अगर यहाँ से महाद्वीपों के तट का वो हिस्सा जो पानी में डूब गया है, इसका ढाल बहुत ज़्यादा नहीं है, महाद्वीपों के तट का वो हिस्सा जो पानी में डूब गया है, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, इसका ढाल ज़्यादा नहीं होता। लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट के बाद वाला जो हिस्सा है, यहाँ ढाल ज़्यादा होता है और ये कहलाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बिल्कुल विशाल मैदान जैसी स्थलाकृति होती है,
बिल्कुल विशाल, उसको बोलते हैं अगाध सागरीय मैदान। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि महासागरों के कोने पर कभी कभी बीच में गहरी खाइयाँ होती हैं, गहरे, उनको बोलते हैं महासागरीय गर्त। ठीक, ये है। तो अब इसका आंसर लगा लीजिए आप, क्या है? महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री है उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट ही कहलाता है। ठीक, आगे देखें, हिंद महासागर विश्व का महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा है ना। प्रशांत महासागर पहला, अटलांटिक दूसरा और हिंद महासागर तीसरा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा किसका बताया अभी हमने? हिंद महासागर का जावा गर्त या सुंडा गर्त। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ये मनीला फिलीपींस में है और फिलीपींस प्रशांत महासागर में आता है। बाकी जो जकार्ता इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर का हिस्सा है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबोर्न शहर है वो भी हिंद महासागर के तट पर है। चेन्नई भारत का, ये भी हिंद महासागर के, यानी ये तीनों तो हैं लेकिन ये वाला नहीं है। आगे देखें, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पैदा होंगी? महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, तो भूमध्य रेखा पर इनको होना चाहिए। क्यों? देखें, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक महासागर है, पूरा का पूरा एक महासागर है, और ये महासागर के, ये मान लें कि महासागर पृथ्वी के भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है। ये मान लेते हैं भूमध्य रेखा है पूरे की पूरी। ठीक, तो जो गर्म जल की धाराएं हैं वो यहीं पैदा होती हैं, यहाँ ऐसे पैदा होती हैं और इधर इस महाद्वीप से टकरा करके फिर ऐसे जाती हैं, ऐसे। तो आपने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा ना, गल्फ स्ट्रीम, तो वो जो यूएसए के तट से ऐसे बहती है, वो यहाँ टकराती है इधर अमेरिकी महाद्वीप से और ऐसे टर्न लेकर के ऐसे चले जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है गर्म। और गल्फ स्ट्रीम फिर ये गर्म है, यहाँ से गर्म है तो यहाँ तक पूरा पानी वही जा रहा है, चक्कर काट रहा है। एक निश्चित दिशा में हमेशा बहती हैं जलधाराएं, निश्चित दिशा में, डेफिनेट पाथ फॉलो करती हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर तक जाती है, यूरोप तक जाती है, तो यूरोप का तापमान बहुत कम होता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम का पानी बहुत गर्म होता है। तो पानी गर्म होता है स्ट्रीम का, गल्फ स्ट्रीम का, और यूरोप का होता है ठंडा, तो यूरोप को गर्म कर देती है। इसीलिए जो गल्फ स्ट्रीम है, कभी कभी हम लोग गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं, यूरोप का कंबल। कंबल से गर्मी आती है कि नहीं? कैसे आती है गर्मी? हैं? हवा नहीं जाता अंदर? अच्छा, कंबल से गर्मी कैसे आती है? हैं? पता है? अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो साइंस में एक चीज़ बताती है, साइंस में उसे बोलते हैं कुचालकता और सुचालकता, सुना है? तो जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है। कंबल में क्या होता है कि महीन इतने छिद्र होते हैं रुई के कारण और उसकी फैब्रिक के कारण, बनावट के कारण, कि कंबल में हवा भर जाती है। इसीलिए आपकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है, इसीलिए आपको लगता है कि गर्मी आ गई है। आपकी बॉडी के अंदर उतनी गर्मी हमेशा रहती है। जब आपकी बॉडी से गर्मी निकलने लगती है तब आपको ठंड लगती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक मोटी सी जैकेट पहन लीजिए और आप 4 पतले पतले कपड़े पहन लीजिए, जो मोटी जैकेट के बराबर भी मोटे नहीं हो रहे हैं। आपको 4 पतले पतले कपड़ों में ठंड नहीं लगेगी, उस एक मोटी जैकेट में लगेगी, क्योंकि हवा की जितनी अधिक लेयर होंगी उतनी ही कम ऊष्मा आपकी बॉडी से बाहर जाएगी। बस समझ में आया? तो आज से ही 15-20 कपड़े पहनना स्टार्ट करें और सारी जैकेट बिल्कुल ना पहने, ठीक है? लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। हम लोग पक्का बोल रहे हैं आपसे, कल मैप लेके आएंगे, ठीक है? और मैप में हम आपको सारे के सारे बताएंगे, ठीक है? अभी इसके आंसर देख लेते हैं। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ये हम बता ही चुके हैं अभी, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। आगे देखें, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ओमान तो बगल में ही है और लाल सागर भी वहीं है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी एक नहर जोड़ती है? सुएज कैनाल। क्या बात है, आप लोग काफ़ी जानते हैं, मतलब मैं सोच रहा पता नहीं होगा। बहुत सही, अच्छे बच्चे हो। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? ये सबसे बड़ा, ये फालतू का सवाल है, ये कभी खबरों में रहा होगा इसलिए उसने उठा के पूछ लिया, क्योंकि अब इसका जो आंसर है, फिलहाल इस सवाल के लिए सऊदी अरब है जिस समय पूछा गया था ये,
ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये कतर में है। हाँ, दोहा में, कतर की राजधानी दोहा है ना, वहाँ पर है सबसे बड़ा पेयजल जलाशय। उस जलाशय से पानी पीते हैं। और हो सकता है जब सवाल पूछा जाएगा तो फिर से आंकड़ा बदल जाए, तो ध्यान रखना है। अभी इस सवाल के लिए यहाँ आंसर कतर है, तो कतर तो है नहीं, यहाँ सऊदी अरब है, फिर यहाँ आंसर नहीं, तो वैसे आंसर कतर होगा। लेकिन आगे फर्दर अपडेट्स आ सकती हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए आप लोग देखते रहें कि क्या है। कभी कभी मोटी मोटी चीज़ें, अगर मोटा मोटा अखबार पढ़ते हैं ना आप, तो मोटी मोटी चीज़ें वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगी बिना किसी टेंशन के। अगला देखें कि रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्यतः पाई जाती है। अब देखो, हर्बेशियस का क्या मतलब है? बेल तो होंगी नहीं, वृक्ष होंगी नहीं, तो क्या मिलती हैं? झाड़ी मिलेंगी ना, वो भी कटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी बुशेस मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश अगर बाई चांस आ जाए आपसे, तो इंग्लिश में इस शब्द को नाम लिख लीजिए। जो रेगिस्तान में या शुष्क स्थानों में जो वनस्पतियाँ मिलती हैं वो जीरोफाइट्स कहलाती हैं। जीरोफाइट्स, फाइट माने होता है, फाइट्स माने होता है पौधे, वनस्पतियाँ, और जीरो का मतलब होता है सूखा हुआ, यानी जीरो मतलब सूखा क्षेत्र। ध्यान रखें इस बात को, कहीं भी जीरो आ जाए तो आप समझ लीजिएगा सूखा क्षेत्र। ठीक है, जैसे लवणीय क्षेत्र में ऐसी ही और वनस्पति पाई जाती हैं लवणीय में, उनको बोलते हैं हेलोफाइट। ये नाम लिख लें आप, हेलोफाइट्स। फाइट माने पौधा, और हेलो तो वो वाला हेलो नहीं है, ये HALO है, हेलो। हेलो का मतलब होता है खारा। ठीक, तो लवणीय क्षेत्र या खारे क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं हेलोफाइट। लवणीय क्षेत्र में जो पाई जाती है उसे बोलते हैं हेलोफाइट, जीरोफाइट। ठीक है, तो चलिए अभी, और जो एकदम चट्टानों पर मिलती है, एकदम चट्टानों पर, पत्थरों पर, कभी कभी देखा होगा ना पत्थरों पर घास उगाती है, तो वो कहलाती है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स, हाँ, लिथोफाइट्स कहलाती है, जो चट्टानों पर पैदा होती है। ठीक है, हाँ, आगे देखें। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? इस सवाल का जवाब अभी बाद में देखते हैं, नहीं तो कल सारे सवाल देखेंगे। इस सवाल का आंसर ठीक से भी दिमाग से गायब हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टुंड्रा के बारे में बात करनी है, और यदि आपने एक चीज़ और बता देते हैं, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण क्या कहलाती हैं ये रेखाएं? ऊपर वाली क्या कहलाती है? उत्तर वाली कहलाती है कर्क रेखा, और नीचे वाली कहलाती है मकर रेखा। ठीक है, इस क्षेत्र में पूरे में, इस पूरे क्षेत्र में 23.5 उत्तर से लेकर 23.5 दक्षिण तक, इसमें पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र गर्म है, उष्णकटिबंधीय। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 23.5 ऊपर चलें 40-45 के आसपास, तो 40-45 वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, क्योंकि ये शीतोष्ण है, यहाँ ठंडी भी है और गर्मी भी है। अब आगे पाई जाती है शीत कटिबंध वाली वनस्पति। तो आप कहेंगे सर आप कौन सी बात, नई बात बता रहे हो? हाँ, नई बात बताने वाले हैं। जो शीत कटिबंध है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग तरीके की वनस्पति होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध में, दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध मतलब दोनों सेम जगह ऐसी मिलेगा। नीचे आओगे 40-45 पे तो शीतोष्ण मिल जाएगा। ठीक, और नीचे जाओगे 60 के, 66.5 के, और नीचे जाओगे तो आपको शीत कटिबंध मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध में जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा कहलाती है। टुंड्रा जो बिल्कुल ध्रुवों तक होती है। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में भी टुंड्रा कहलाती है। ठीक, तो हमने अभी अंतर क्या कर रहे हैं, हम अंतर देखें। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा के बाद और शीतोष्ण कटिबंध से
मतलब टुंड्रा से इधर, मान लें कि यहाँ तक टुंड्रा है, तो टुंड्रा और शीतोष्ण के बीच में एक और वनस्पति होती है, उत्तरी गोलार्ध में ही होती है, वो सिर्फ उसको बोलते हैं टैगा। टैगा नाम सुना है? नहीं? तो टैगा फॉरेस्ट, बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि टैगा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, टैगा फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं मुख्यतः कनाडा में। टैगा नहीं 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 नहीं। आगे देखें, ये कह रहा है कि स्वार, मांस और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गलत है। कहाँ पाई जाती है? शीत क्षेत्र में, शीत कटिबंध में। और देखें, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है। हाँ, तापमान नहीं है, वर्षा नहीं है, तो वनस्पति कहाँ से पैदा होगी? छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ भी उगती हैं। ठीक है, तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये आंसर नहीं है, यही गलत है। तो पूछ रहा कथन सही नहीं है, तो आंसर फिर यही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। ये बात ध्यान रखें कि जो टैगा वनस्पति है वो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है, जो शीतोष्ण और शीत कटिबंध के बीच में होती है। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रिड्यू कैनाल कहा जाता है? ये कनाडा में है, ये कैनाल कनाडा में है, ध्यान रख लें इसे। ठीक, आगे देखें, एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो कहलाती है। जब साइक्लोन होता है, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन पूछा है, जो चक्रवात होता है, चक्रवात होता क्या है आपको पता है? गांव में भूत देखे आपने? भूत, गांव की दोपहरी में जो बवंडर आते हैं उनको भूत बोलते हैं ना गांव में। हाँ, तो वो भूत ऐसे ऐसे घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। पहली बात, इसका मतलब है देखो, हवा हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलती है? लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब मान लें कि यहाँ पर सेंटर में हमने लो प्रेशर बना लिया और इधर पूरी जगह जो लाइन खींची है ये हाई प्रेशर है, ये यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, तो ये सारी हवाएं कहाँ जाएंगी? इधर लो प्रेशर की ओर जाएंगी। इस चक्कर में क्या होता है कि ये, और पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल पैदा होता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बल है ये, और इस बल को बोलते हैं कोरियोलिस। कोरियोलिस बल के कारण हवा गोल गोल घूमने लगती है, इसके अंदर की ओर तो जा रही है लेकिन वो ऐसे घूम जाती है, गोल गोल हो जाती है। जैसे आना चाहिए इसे सीधे, तो सीधे नहीं आती है। ये कैसे आती है? ये आती है ऐसे, ऐसे आती है घूम घूम के, ऐसे ऐसे घूम जाती है इस कोरियोलिस बल के कारण। तो जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर एरिया है, और साइक्लोन में हवाएं हर जगह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, लेकिन घूमती हैं। जो चक्रवात बनता है वो बनता है कोरियोलिस बल के कारण। अगर ये नहीं होगा तो नहीं पैदा होगा। और कोरियोलिस बनता है, कोरियोलिस बल, कभी इसकी डिटेल हम लोग व्याख्या करेंगे जब क्लासेस चलाएंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग, कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, घूर्णन का परिणाम, रोटेशन का परिणाम होता है। पृथ्वी घूमती है कि नहीं? अपनी धुरी पर पृथ्वी कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में, है ना? 23 घंटे 56 मिनट कुछ ऐसे, उस हिसाब से, है ना? उसी को रोटेशन या घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमण का मतलब होता है पृथ्वी की जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे बोलते हैं परिक्रमण। ओके, ये जब साइक्लोन होता है, ये साइक्लोन दो तरीके का होता है। यदि ये साइक्लोन शीतोष्ण क्षेत्र में है, यानी 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के आसपास तक, इस बीच में है, यानी कहने का मतलब ये, जैसे अगर ये पृथ्वी बना लें, फिर से पृथ्वी बन गई, ये बीच में है, तो यहाँ वाले रीजन में जो चक्रवात होते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र में है। लेकिन ऐसे चक्रवात जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, उष्ण कटिबंध में हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ये दोनों ही चक्रवात अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की प्रॉपर्टी अलग होती है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक तो इधर रखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर कोई चक्रवात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चक्रवात बनने के लिए हमने एक बल जाना है, वो कौन सा है? कोरियोलिस।
और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता ही नहीं है। ठीक है, जब कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होगा तो चक्रवात कैसे बनेगा? क्लियर है बात। अब एक बात जाने, और जो चक्रवातों की घूमने की दिशा होती है, चक्रवातों की जो घूमने की दिशा होती है, इसको मिटा लें थोड़ा सा। चक्रवातों की जो घूमने की दिशा होती है, चक्रवात की बात कर रहे हैं हम, साइक्लोन की, एंटी साइक्लोन की नहीं। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उसमें होता है घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। और जो साउथ होता है उसमें होता है क्लॉकवाइज। ये साइक्लोन का है। लेकिन एंटी साइक्लोन का उल्टा होता है। एंटी साइक्लोन के लिए, यानी जो प्रति चक्रवात होते हैं, बाई चांस आपसे नाम पूछ लिया जाए, प्रति चक्रवात, साइक्लोन में क्या होता है भाई? साइक्लोन में हवा बाहर से केंद्र की ओर आती है। साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर एरिया। एंटी साइक्लोन क्या होंगे फिर? हाई प्रेशर एरिया। साइक्लोन में हवा बाहर से केंद्र की ओर आती है और एंटी साइक्लोन में हवा केंद्र से बाहर की ओर जाती है। इसीलिए इनके घूमने की दिशा भी एंटी साइक्लोन की अलग होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है एंटी साइक्लोन की, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्योंकि साइक्लोन का बिल्कुल उल्टा है, तो दिशा भी कैसी होगी? एकदम उल्टी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखें। अब ये कह रहा है कि अब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए चलता है। तो इसके बीच में जो कुंडलाकार कह रहा है ना, कुंडल ऐसे करके के क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं आई वॉल। आई बोलते हैं एक्चुअल में, आई आँख। इसमें ये बाकी के जो अंग रखे हैं, सिर, नाक, हृदय, ये कुछ होता नहीं है। वो आँख जैसी शेप बनती है, आकृति बनती है आँख जैसी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है आई। और आई के आसपास जो आई वॉल होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा आई वॉल में होती है चक्रवात में। ये बात ध्यान रखना, ये आई है। यदि आपसे पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आई वॉल में होती है, आई में नहीं, आई वॉल में। यानी आई के चारों ओर जो क्षेत्र बन जाता है उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ होता है आई वॉल में। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? ये एक निश्चित दिशा में बहती हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी हम बता रहे थे, निश्चित दिशा में बहती हैं। इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, गलत बात है। ये जल की धाराएं हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है महासागर में क्या खून की धारा बहेंगी? ये जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सी एक महासागर धाराओं की विशेषता नहीं है? यही नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी वाला है। और कोई नहीं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था ज्योग्राफी का सेशन। आगे हम मिलेंगे अगली कक्षाओं में, और कल की कक्षाओं में हम लोग ध्यान से मैप के लिए तैयार रहेंगे। तो इंडिया का मैप देख के आना, वर्ल्ड का मैप देख के आना, सागर महासागर सब देख के आना। ओके, थैंक यू।